नमस्कार, मैं सतीश सिंह आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ फिजिक्स में एक लेसन है वितकरण इंटरफेरेंस। उसी में एक टॉपिक पढ़ाया जाता है कि यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग और इसकी सहायता से हमें फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में मिलता रहता है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें इसे हर हालत में पढ़ना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बार आप यंग का जो प्रयोग है फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए, फ्रिंजों के लिए, आप उसको एक बार देख लीजिए। और हमने उसका वीडियो बना भी दिया है या आप उसको बुक में भी पढ़ सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये आपको बताएंगे कि ये जो यंग का प्रयोग होता है इसमें फ्रिंजों की चौड़ाई कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए यंग नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया था, 3 पर्दे लिए थे, जैसा कि आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहे होंगे। सबसे पहला एक पर्दा था और इसमें सिर्फ एक रेखा छिद्र था और इसका नाम क्या था, कैपिटल एस। इससे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा और इसमें 2 रेखा छिद्र थे, 2 स्लिटें इसमें थी। ये स्लिट होती हैं, एस का मतलब यहाँ पे स्लिट रहेगा। ये स्लिट फर्स्ट है S1 और ये वाली स्लिट सेकंड है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे क्या रखा गया है, इसका नाम यहाँ पे S2 रखा गया है। तो कुछ दूरी पर यहाँ पे 2 स्लिटें वाला एक पर्दा होता है। यहाँ पे ध्यान में ये रखना है कि स्लिट S1 और S2 ये स्लिट S के बिल्कुल सीध में नहीं होनी चाहिए। रेखा छिद्र S1 और S2 इस रेखा छिद्र S से बिल्कुल बराबर दूरी पर तो हो, इसकी दूरी और इसकी दूरी ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, लेकिन S1 और S2 S के सीध में ना हो। और इसके बाद एक तीसरा पर्दा होता है, इस पर्दे पर हमें फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। यह पर्दा फ्रिंजों को बनाता है। तो यहां पे देखिए, जब हम S1 और S2 ये जो 2 स्लिटें हैं, S से इनको बराबर बराबर दूरी पर रखते हैं, तो इससे ये होता है कि जो S1 और S2 होते हैं ये कला संबंध स्रोत बन जाते हैं। अब कला संबंध स्रोत आप जानते हैं कि ये जो कला संबंध स्रोत होते हैं ये क्या होते हैं, इसको हमारे लिए जानना जरूरी है कि कला संबंध स्रोत क्या होते हैं। कला संबंध स्रोत का मतलब ये होता है कि ये 2 ऐसे स्रोत होते हैं जिनके बीच में कलांतर नियत रहता है। यानी एक की कला में अगर हमने परिवर्तन किया तो एक की कला में हम जितना परिवर्तन करेंगे, दूसरा जो ये स्रोत है, दूसरा जो स्लिट है, इसकी कला में उतना परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा कि ये दोनों ही जो स्रोत होंगे वो कला संबंध स्रोत होने चाहिए। S1 और S2 ये अति संकीर्ण होने चाहिए। तो इस तरीके से क्या रहेगा, ये कला संबंध स्रोत बन जाएंगे। अब जैसे रेखा चित्र S पर एकवर्णीय प्रकाश डाला जाता है, एकवर्णीय प्रकाश का मतलब आप लोग समझते होंगे कि जो एक रंग का प्रकाश होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एकवर्णीय प्रकाश कहते हैं। तो इस रेखा चित्र पर जब एकवर्णीय प्रकाश डाला जाएगा तो वो प्रकाश तरंग जब आगे बढ़ेगी और रेखा चित्र S1 और S2 पर पड़ेगी, तो रेखा चित्र S1 और S2 उस तरंग को 2 तरंगों में विभाजित कर देंगे। इस तरीके से होगा, जैसे मान लीजिए कि ये रेखा चित्र S है और इससे कुछ दूरी पर 2 रेखा छिद्र हैं, S1 और S2, ये S1 और ये S2। जैसे इस पर एक वर्णीय प्रकाश डाला गया तो यहां से तरंग निकलेगी और इसके बाद जब ये तरंग S1 और S2 के पास पहुंचेगी तो ये 2 तरंगों में इस तरीके से विभक्त हो जाएगी। तो जब ये 2 तरंगों में इस प्रकार से विभक्त होगी तो इनमें आपस में क्या होने लगेगा, व्यतिकरण की घटना शुरू हो जाएगी। और जब व्यतिकरण की घटना शुरू हो जाती है तो ये जो तीसरा पर्दा होता है इस पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बनने लगती हैं। उन्हीं फ्रिंजों की हम यहाँ पे चौड़ाई ज्ञात करके दिखाएंगे। देखिए S1 और S2 का ये जो C है मध्य बिंदु है और यहां से हम क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं जो कि तीसरा पर्दे में कहा करता है, बिंदु O पर काट देता है या बिंदु O पर जाकर मिलता है। जब ये बिंदु O पर जाकर मिलता है तो हम ये पाते हैं कि जो रेखा चित्र S1 और S2 है, ये S1 और ये S2, और यहां पे हमने कहा कि ये कौन है, बिंदु O है। तो एक तरंग S1 से चलकर ऊपर पहुंचती है और एक तरंग S2 से चलकर ऊपर पहुंचती है। चूंकि ये मध्य बिंदु है इसलिए
S1 से ऊपर पहुंचने वाली तरंग का जो पथ है और S2 से ऊपर पहुंचने वाली जो तरंग का पथ है, ये दोनों पथ बिल्कुल बराबर होते हैं। तो पथ बराबर होने से जब हम इनका पथांतर ज्ञात करेंगे, चूंकि दोनों पथ बिल्कुल बराबर बराबर लंबाई के हैं और इनमें जब हम अंतर निकालेंगे S1O, ये S1O और ये S2O, तो जो दोनों पथ बिल्कुल बराबर लंबाई के, इसलिए यहां कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और हमें पथांतर 0 मिल जाएगा। पथांतर 0 किसका होता है? पथांतर 0 होता है दीप्त फ्रिंज का। दीप्त फ्रिंज के पथांतर आप याद कर लीजिए, 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस तरीके से चलते हैं। ये दीप्त फ्रिंज के पथांतर होते हैं। और अदीप्त के भी पथांतर आप याद कर लीजिए। दोनों पथांतर जब आपको याद होंगे तभी ये बातें समझ में आएंगी। तो इस तरीके से S1 और S2 से जो निकलने वाली तरंगें जब यहां पर मिलेंगी तो ये इनके जो लंबाई होती है बिल्कुल बराबर होती है, इसलिए पथांतर 0 आता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि यहां पे अगर पथांतर 0 है तो ये दीप्त फ्रिंज है। इसके बाद S1 से एक तरंग निकलेगी, P पर जाकर मिलेगी, और S2 से दूसरी तरंग निकलेगी, वो भी P पर जाकर मिलेगी। तो ये S1P और ये S2P जब ये बिंदु P पर मिलेंगी तो यहां पे हम देखते हैं कि जो S1P इस तरंग का जो पथ है वो छोटा है और जो S2P है इस तरंग का जो पथ है वो बड़ा है। तो इससे यहाँ पे जब हम पथांतर निकालना चाहेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि S1 से आखिर S2P कितना बड़ा है, जो S2 से तरंग निकलती है और P पर जाकर मिलती है, इसका जो पथ S2P है ये कितना ज्यादा लंबा है ऊपर वाले पथ से। इस बात को अगर हमें जानना है तो S1 से क्या करेंगे, इस पर एक लंब डाल देते हैं। जब यहां से एक लंब डालेंगे, इसका नाम हम रख लेंगे S2A, इसका नाम A रखेंगे, तो हमें ये पता चल गया कि जो नीचे वाली तरंग है इसका जो पथ S2P है वो S2A ज्यादा है। तो ये क्या है, इसका पथांतर है। तो यहां पे जब हम पथांतर लिखेंगे, पथांतर को नोट कर लेते हैं, यानी दोनों तरंगों के बीच का जो पथांतर है वो कितना है, S2A है। और S2A कैसे आएगा, S2P में S1P को घटा करके, तो S2P और माइनस में S1P, इस तरीके से हम यहाँ पे पथांतर को ज्ञात कर लेंगे। ये क्या रहेगा, पथांतर रहेगा S2P माइनस S1P। ये मान लेते हैं कि माना जो एकवर्णीय प्रकाश रेखा चित्र यस पर डाला जाता है, इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। इसको आप लिख लेंगे, माना एकवर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। अब इसके बाद मानते माना रेखा चित्रों S1 और S2 के जो बीच की दूरी है वो स्मॉल d है, इसको हम स्मॉल d मानते हैं। और ये भी मानते हैं कि माना रेखा छिद्र से, ये जो रेखा छिद्र है और ये पर्दा है, इनके जो बीच की दूरी है इसको हम कैपिटल D मानते हैं। कि माना रेखा छिद्रों से जो पर्दे की दूरी है वो कैपिटल D है, ऐसा मान लेते हैं। और केंद्रीय फ्रिंज O से जो यहाँ पे एक बिंदु P है, ये भी कोई फ्रिंज है, जो ये बिंदु P है, माना कि इसकी जो दूरी है वो हम x मान लेते हैं, ये दूरी x है। अब यहां पर हम ध्यान से देखेंगे, दो त्रिभुज हमको बनते नजर आ रहे हैं, एक S1 S2A। देखिए ये चूंकि एक लंब था, लंब डालने की वजह से यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और साथ में ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि C को P से मिला देते हैं। तो जब हम C को P से मिला देंगे तो हमें एक त्रिभुज PCO मिलेगा और ये भी त्रिभुज कैसा हो जाएगा, ये भी त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो दो त्रिभुज हम यहां पे देख रहे हैं, एक त्रिभुज बना हुआ है S1 S2A, एक त्रिभुज ये है S1 S2A, और एक दूसरा त्रिभुज है, ये दो त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं फिगर में, PO और इसका नाम C है। ये भी एक समकोण त्रिभुज है और ये भी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है।
इनके आकार जरूर छोटे बड़े हैं, ये छोटा त्रिभुज वो बड़ा त्रिभुज, लेकिन दोनों समकोण त्रिभुज हैं। तो समकोण त्रिभुज होने की वजह से दोनों ही त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। अब जब समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो समरूप त्रिभुजों की जो प्रमेय होती है कि संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, उसको हम यहाँ पे लगा करके अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो संगत भुजाओं को हम समानुपाती करेंगे, जो संगत भुजाओं का अनुपात है उसको बराबर करते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, ये जो त्रिभुज है इसमें S1 S2 ये जो दूरी है कितनी है, स्मॉल डी है, और यहां पे हम देखते हैं कि O से लेकर जो P तक की दूरी है वो x है। इस दूरी को हमने यहां पे x मान लिया। C से लेकर O तक की दूरी को हमने कैपिटल D शो किया है। C से लेकर कैपिटल O तक की दूरी को हमने कैपिटल D शो कर लिया है। तो जो भुजाएं हमारे काम की है उनका अनुपात हम बराबर करेंगे। जैसे यहां पे ये जो इसका कर्ण है, इसका जो कर्ण है वो अभी हमारे काम का नहीं, लेकिन इसको हमें लेना पड़ेगा, इस कर्ण को लेना पड़ेगा। और इसी तरीके से ये वाला जो समकोण त्रिभुज है इसमें 90 अंश के सामने वाली जो ये भुजा है इसको हम क्या बोलेंगे, इसका कर्ण बोलेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे। तो यहाँ पे ये स्मॉल डी है तो ये हमको लेना पड़ेगा, तो ये साइड लेनी है, इसका कर्ण हमको ये लेना है, इसका कर्ण ये लेना है। इसी तरीके से ये पथांतर है, ये हमको लेना पड़ेगा, और इसी तरीके से यहां भी हमको O से लेकर P तक की ये वाली भुजा लेनी पड़ेगी। तो S1 S2 इसका कर्ण और इसका CP, इसकी भुजा S2 है और इसकी भुजा OP, ये संगत भुजाएं हैं, इनको लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे हम त्रिभुज, सबसे पहला त्रिभुज कौन सा रहेगा, S1 S2O, S1 S2A। तो त्रिभुज S1 S2A तथा जो दूसरा वाला त्रिभुज है उसका नाम PCO, PCO ये दोनों ही समरूप त्रिभुज हैं, तथा त्रिभुज PCO में इन दोनों त्रिभुजों में हम संगत भुजाओं को समानुपाती करते हैं। इसका कर्ण लेते हैं S1 S2, S1 S2, और जो दूसरा वाला त्रिभुज है, दूसरा जो ट्रायंगल है उसका जो कर्ण, देखिए इसका कर्ण और अपान में उसका कर्ण, इसका लंब अपान में उसका लंब, इस तरीके से संगत भुजाओं को समानुपाती करेंगे। तो उसका जो कर्ण है 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, ये 90 अंश का कोण है, सामने वाली भुजा ये कर्ण है, इसका नाम क्या है, CP, कर्ण और अपान में कर्ण, हाइपोटेनस अपान हाइपोटेनस। इसी तरीके से यहां पे ये कौन है, S2A, छोटे वाले त्रिभुज का S2A, चाहे इसको आप आधार बोल लीजिए चाहे लंब बोल लीजिए। और बड़ा वाला जो त्रिभुज है PCO, इसका हम OP लेंगे, ये यहां पे OP लेते हैं। लेकिन देखिए जो CP वाली भुजा हमारे लिए है, ये जो CP भुजा है इस भुजा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन आप यहां पे ये समझिए कि जो ये बिंदु P है ये बिंदु O से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, इस तरीके से है। जैसे मान लीजिए कि ये बिंदु C है और ये बिंदु O है, तो जो बिंदु P है वो बिंदु O के बिल्कुल पास में है, यहां पे ऐसे बिल्कुल निकट है। इसलिए अगर हम C को O से मिला दें और C को हम P से मिला दें तो हम ये पाएंगे कि जब P और O बिल्कुल पास में हो जाएंगे तो CO दूरी और जो CP दूरी है इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा और ये दूरियां लगभग समान हो जाएंगी। यहाँ पे फिगर में हम इसको P को जरूर बहुत दूर बना देते हैं, लेकिन वो इसलिए बना देते हैं ताकि हमें यहाँ पे जो फिगर है वो स्पष्ट नजर आए, लेकिन जो P है वो बिल्कुल O के यहाँ पास में है। तो इसलिए CP दूरी, यहां से आप समझिए CP दूरी और CO दूरी ये लगभग बराबर है, और चूंकि हम ये जो CP दूरी है इसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है, ये कितनी लंबी हम जानते नहीं है, लेकिन CO दूरी को हम जानते हैं कैपिटल D है, C से लेकर O तक की दूरी कैपिटल D है, तो हम CP की जगह पे पहले यहाँ पे CO रख लें। तो CP ये भुजा लगभग बराबर है किसके, CO के।
इसलिए S1 S2 और अपान में CO लिख लेंगे। इसके बाद H2A, ये पथांतर है, ये हमें ज्ञात करके दिखाना है और OP को यहाँ पे ऐसे लिखा लेने देते हैं। S1 S2 ये क्या है, स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, यहाँ पे हमने स्मॉल d लिख लिया। C से लेकर O तक की दूरी, ये स्लिटों से पर्दे की दूरी बोली जाती है, इसको हम कैपिटल D लिखेंगे, ये कैपिटल D आ जाएगा। S2A क्या है, पथांतर है, ये दोनों ही तरंगों का पैथ डिफरेंस है, इसको यहाँ पे हम S2A लिखा रहने देते हैं, ये पथांतर हो गया है। और O से लेकर P तक की दूरी को यहाँ पे x कहा गया है, इसको हमने यहाँ पे x रख लिया है। अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम इन दोनों तरंगों का पथांतर देखना चाहते हैं कितना है। तो यह S2A का मान निकालेंगे, x को पक्षांतर करोगे वो यहाँ पे आएगा, इस स्मॉल d में गुणा कर लेगा और तब S2A बराबर कितना आ जाएगा, स्मॉल x स्मॉल d और अपान में कैपिटल D। आप इतना याद रखेंगे जो S2A है वो इस तरंग का पथांतर है। जो बिंदु P पर तरंगे मिल रही हैं S1P और S2P, इन दोनों ही तरंगों का क्या है, ये पथांतर है। तो ये हमने यहाँ पे पथांतर ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे से हम कंडीशन लगाना शुरू करेंगे, कंडीशन ये लगाना शुरू करेंगे। अब जो बिंदु P है, एक बार इसको हम मानेंगे कि ये दीप्त फ्रिंज है और एक बार हम इसको मानेंगे कि ये अदीप्त फ्रिंज है, और तब हम ये देखेंगे कि जो दीप्त फ्रिंज जब इसको मानेंगे तब क्या कंडीशन आएगी और जब अदीप्त फ्रिंज मानेंगे तब यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे यही मान लिया कि यदि बिंदु P एक दीप्त फ्रिंज हो, यदि बिंदु P एक दीप्त फ्रिंज हो, यदि बिंदु P एक दीप्त फ्रिंज है, अगर ये दीप्त फ्रिंज है तो क्या होगा। तो देखिए जो दीप्त फ्रिंजें होती हैं उनका जो पथांतर होता है उसको हमें यहाँ पे लिख लेना चाहिए। दीप्त फ्रिंजों का जो पथांतर होता है वो लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा डॉट डॉट, इस तरीके से दीप्त फ्रिंजों का पथांतर चलता है। तो ये दीप्त फ्रिंजों का पथांतर होता है लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, और चाहे तो आप यहाँ पे 0 को भी लिख सकते हैं, 0 से शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर इस पथांतर को हम इतने सारे पदों में ना लिख करके सिर्फ m लेमडा भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि लेमडा हर जगह है, और 0 इसके बाद 1 2 3 4 इन संख्याओं की जगह हमने यहाँ पे एक चर ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया m, और यहाँ पे दिखा देंगे कि जो हमने m लिया है वो किसकी जगह 0, 1, 2, 3 इसकी जगह हमने m लिया है। लेकिन पथांतर हम पहले से ज्ञात कर चुके हैं कि जो पथांतर S2A है उसका मान स्मॉल x स्मॉल d और कैपिटल D के क्या है, बराबर है। तो इस पथांतर की जगह हम स्मॉल x स्मॉल d कैपिटल D यहाँ पे रख सकते हैं। तो स्मॉल x स्मॉल d और अपान क्या आ जाएगा, कैपिटल D आ जाएगा, और तब हमें मिला यहाँ पे m लेमडा। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर बिंदु P एक दीप्त फ्रिंज है तो ये केंद्रीय फ्रिंज से कितनी दूरी पर है, इस x की वैल्यू को निकालना है। तो यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू ये d ऊपर जाएगा और ये d नीचे चला जाएगा, m कैपिटल D लेमडा और अपान में कितना आ जाएगा, स्मॉल d। इस तरीके से हमें ये पता चल गया है कि जो बिंदु P अगर ये एक दीप्त फ्रिंज है तो इसकी केंद्रीय फ्रिंज से क्या स्थिति है, कितनी दूरी पर है। तो ये हमको इसकी स्थिति का ज्ञान हो गया है। यहाँ पे अगर m बराबर 0 रखेंगे तो हमें केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति पता चल जाएगी। m बराबर 1 रखने पर केंद्रीय फ्रिंज से पहली दीप्त फ्रिंज कितनी दूरी पर ये पता चलेगा, और जब m बराबर 2 रखेंगे हम यहाँ पे m इक्वल टू 2
तो केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीर्घ फ्रिंज कितनी दूरी पर है उसकी स्थिति का पता चलेगा m बराबर 3 रखने से। तीसरी दीर्घ फ्रिंज की स्थिति का पता चलेगा। तो m का अगर कोई भी मान हमें यहाँ पे रखना है, यानी केंद्रीय फ्रिंज से कोई भी दीर्घ फ्रिंज तीसरी चौथी पांचवी जो भी हमको निकालना है वो कितनी दूरी पर है, m का हम वही मान यहाँ पे रख देंगे। तो हमें केंद्रीय फ्रिंज से दीर्घ फ्रिंज की स्थिति पता चल जाएगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी जो भी निकालनी होगी। तो ये किसका कंडीशन है, ये दीर्घ फ्रिंज का है, इसकी स्थिति का ये फार्मूला है। अब हम आते हैं कि यदि बिंदु P एक अदीर्घ फ्रिंज हो तो क्या होगा, उसकी भी स्थिति को हमें यहां पे ज्ञात करके दिखाना होगा। तो लिखेंगे यदि बिंदु P एक अदीर्घ फ्रिंज हो। अब की बार हमने बिंदु P को एक अदीर्घ फ्रिंज मान लिया है। यदि एक अदीर्घ फ्रिंज हो जाए तो क्या होगा, तब ऐसी दशा में अदीर्घ फ्रिंज का जो पथांतर होता है वो हमें याद होना चाहिए, और जो अदीर्घ फ्रिंजें होती हैं उनका पथांतर λ/2, 3λ/2, 5λ/2, 7λ/2 इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे अदीर्घ फ्रिंजों का पथांतर हम λ/2 लिख लेंगे, 3λ/2, 5λ/2 और डॉट डॉट ऐसे चलता रहेगा। 1, 3, 5 यानी ऊपर सब विषम है, ऑड नंबर है, और नीचे /2 रहेगा। तो याद करना कुछ कठिन नहीं है। इस पथांतर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहां पे लिखा है 1/2 और ये लैम्डा। तो 1/2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 1/2 और लैम्डा लिख दिया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 1 - 1/2 को, तो यही ऊपर वाला आएगा। 2 का 1 में गुणा करेंगे 2, और 2 में फिर 1 घटाएंगे 1 बचेगा, और 1/2 यही आ जाएगा। इसी तरीके से 3/2 लिखा है, तो 3/2 को ऐसे हम लिख सकते हैं 2 - 1/2 और लैम्डा। अगर इसको 2 - 1/2 को हम हल करेंगे तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 4 में कम करेंगे 3, और 3/2 बचेगा। ऊपर 3/2 लैम्डा लिखा हुआ है। तो यहां पे कितना आ जाएगा 2 - 1/2 लैम्डा। और ऐसे जैसे 5/2 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 - 1/2 और बाहर कर देंगे लैम्डा और डॉट डॉट। इसको भी जब हल करेंगे तो 2 का 3 में गुणा करेंगे 6, 6 में 1 कम करेंगे 5, और 5/2 लैम्डा आ जाएगा। इस तरीके से ये किसका है, अदीर्घ फ्रिंज का पथांतर है। लेकिन पथांतर की वैल्यू तो हम ऊपर निकाल चुके हैं। पथांतर की वैल्यू ये देखिए हम निकाल चुके हैं। तो जिस तरीके से जब हमने दीर्घ फ्रिंजों का पथांतर लिखा था तो पथांतर के नीचे इस वैल्यू को यहाँ पे रखा था, वैसे जब अदीर्घ फ्रिंजों का पथांतर हम निकाले हैं तो इस पथांतर के नीचे XD/D यहाँ पे रख देंगे। तो हमें यहाँ से कितना मिल जाएगा, आ जाएगा X(d) और अपान में D और इक्वल टू में, या भी थोड़ा सा रुक जाते हैं। और ये जो पथांतर है इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये जो अदीर्घ फ्रिंजों का पथांतर है आप इसको देखिए ध्यान से, 1/2 लैम्डा यहाँ भी, 1/2 लैम्डा यहाँ भी, 1/2 लैम्डा यहाँ भी। इसको हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन 1, 2, 3 ये जो वैल्यू है ये लगातार बदलती जा रही है। तो ये जो बदलती हुई वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आती जाएंगी। इनकी जगह कोई एक हम स्वेच्छ चर ले लेते हैं, कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 की जगह m ले लिया था, वैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सबकी जगह क्या करते हैं, एक स्वेच्छ चर m लेते हैं। और जैसे हम यहाँ पे m रखेंगे m - 1/2 लैम्डा आ जाएगा, सब जगह ऐसे आता चला जाएगा। तो m - 1/2 लैम्डा बन जाएगा। इतने सारे पद ना लिखकर एक बार हमने इसको ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे दिखा देंगे कि जहां m का जो मान है वो 1, 2, 3 और डॉट डॉट ऐसे रहता रहेगा। अब जब m बराबर 1 रखोगे तो पहला मिल जाएगा, m बराबर 2 रखोगे तो ये दूसरा आ जाएगा,
m बराबर 3 रखोगे तीसरा आएगा, m बराबर 4 रखोगे चौथा आ जाएगा। तो अब ये पथांतर जो हमने ज्ञात किया था h2a बराबर है xd अपन कैपिटल डी, इसको यहाँ पर रख देते हैं तो स्मॉल x स्मॉल d अपन कैपिटल डी, और यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 1/2 हमें लेमडा मिल गया। इसमें x की वैल्यू जब निकालेंगे तो d ऊपर और स्मॉल d नीचे, और तब x इक्वल टू m माइनस 1/2 कैपिटल डी लेमडा और अपान में स्मॉल डी। इस तरीके से अदीप फ्रिंज की जो स्थिति है उसे हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। अगर m बराबर हमने 1 रखा तो पहली अदीप्त फ्रिंज इस केंद्रीय फ्रिंज से कितनी दूर है पता चलेगी। m बराबर 2 रख करके यहाँ पे हम अदीप केंद्रीय देव फ्रिंज से दूसरी अदीप फ्रिंज कितनी दूरी पर है ये पता कर लेंगे। m बराबर 3 रखेंगे तो तीसरी अदीप फ्रिंज की स्थिति पता चलेगी, और m बराबर 4 रखोगे चौथी पांचवी, इस तरीके से लगातार हम रखते चले जाएंगे। तो दो फार्मूले हमें प्राप्त हो गए हैं। केंद्रीय फ्रिंज से देव फ्रिंज की स्थिति को ज्ञात कैसे करेंगे और केंद्रीय फ्रिंज से अदीप फ्रिंज की स्थिति को कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों फार्मूलों से हम यहाँ पे पता लगा लेंगे। लेकिन अब हमको यहाँ पे ज्ञात करके दिखाना है कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। हम फ्रिंज की चौड़ाई को कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जो फ्रिंज चौड़ाई होती है, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों और दो क्रमागत अदीप फ्रिंजों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज चौड़ाई बोलते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये स्क्रीन है, ये एक पर्दा है, और यहां पे हम ये मान लेते हैं कि ये दीप्त फ्रिंज है, ये फ्रिंजे हैं, इनको मान लेते हैं कि ये दीप्त फ्रिंजे हैं। 1 2 3 4 हो गई, और मान लेते हैं ये वाली है। इसको हमने मान लिया कि ये कौन सी है, ये केंद्रीय फ्रिंज हो गई, मान लो O है। तो फ्रिंज चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसके बीच की दूरी निकाली, ये दो क्रमागत द्वि फ्रिंजे हैं, तो जब इनके बीच की दूरी निकालेंगे वही फ्रिंज चौड़ाई होगी। हमने ये माना कि इसको हमने क्या कहा, ये जो बीच में है ये अदीप फ्रिंज है, ये भी अदीप फ्रिंज है, ये भी अदीप फ्रिंज, ये भी अदीप फ्रिंज है। तो ये कोई भी दो क्रमागत अदीप फ्रिंजों के बीच की दूरी आप निकाल लीजिए, कोई भी दो क्रमागत, मान लीजिए इसके बीच की दूरी हम निकालेंगे तो इनके जो बीच की दूरी आएगी वही क्या बोली जाएगी, फ्रिंज चौड़ाई बोली जाएगी। और फ्रिंज चौड़ाई को हम लोग किससे लिखते हैं, W से लिखेंगे, विड्थ। बस हमें यह ध्यान रखना है कि फ्रिंज चौड़ाई चाहे हम केंद्रीय फ्रिंज दीप्त फ्रिंजों से निकालें या अदीप फ्रिंजों से निकालें, वो बराबर होती है। पर्दे पर जो बनने वाली फ्रिंजें होती है वो चाहे दीप्त हो चाहे अदीप्त हो, उनकी जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो समान होती है। तो चाहे आप दीप्त से निकाल लीजिए चाहे अदीप्त से निकाल लीजिए, फ्रिंज चौड़ाई बिल्कुल बराबर आएगी। तो हम यहां पे ऐसा करते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई को निकालने के लिए दीप्त फ्रिंजों की जो स्थिति हमने यहाँ पे ज्ञात की है उसकी सहायता से हम दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करते हैं। दीप्त फ्रिंजों की जो स्थिति है केंद्रीय फ्रिंज से, उसका फार्मूला x इक्वल टू m कैपिटल डी लेमडा और अपान में क्या है स्मॉल डी, इसका यूज करेंगे और अब फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कर देंगे। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि जब हम फ्रिंज चौड़ाई निकालेंगे तो आप सबसे पहले इसको शो कर देंगे कि फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, और इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, जो हम बोलेंगे वही आप लिख लेंगे कि दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित किया जाता है, आप इसको पहले यहां पे लिख लेंगे। तो यह फ्रिंज चौड़ाई की डेफिनेशन हो जाएगी। अब जब हम फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो यहां पे मान लेते हैं दीप्त फ्रिंजों से हम फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करेंगे, माना MV दीप्त फ्रिंज
की स्थिति xm तथा m+1v की xm+1 है, इसको सबसे पहले मान लेंगे। और आप ये देखिए कि हमने यहां पे जो माना है वो क्रमागत है, क्योंकि m के बाद कौन आएगा, m+1 आएगा। अगर mv देव फ्रिंज हम ले रहे हैं तो उसके एक बाद वाली एक को जोड़ दिया तो उसके एक बाद यानी क्रमागत आ गई है, तो क्रमागत ही हमको लेना है। अब जो mv देव फ्रिंज की स्थिति हमने xm मानी है, तो xm इक्वल टू क्या होगा, यही तो xm का फार्मूला बनेगा। तो इस तरीके से xm इक्वल टू कितना आ जाएगा, m कैपिटल डी लेमडा और अपान में स्मॉल डी। ये mv देव फ्रिंज की स्थिति आ गई। इसके बाद जब हम m+1v की निकालेंगे तो इसको हम कहेंगे xm+1। इसमें क्या करना है, बस केवल m की जगह m+1 कर देना है, तो ये m+1 और बाकी पीछे वही रहेगा कैपिटल डी लेमडा और अपान में स्मॉल डी। ये mv देव फ्रिंज की स्थिति हमको यहाँ पे प्राप्त हो गई है। अब फ्रिंज चौड़ाई क्या है, फ्रिंज चौड़ाई है इनके बीच की दूरी, इनके बीच का जो अंतर है उसी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे हम फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई को W से डिनोट करते हैं, W इक्वल टू xm+1 और माइनस में xm। xm+1 की जो वैल्यू आई है उसमें xm की वैल्यू को माइनस कर देंगे। xm+1 की वैल्यू कितनी, m+1 कैपिटल डी लेमडा और अपान में स्मॉल डी और माइनस में xm की जो वैल्यू है m कैपिटल डी लेमडा अपान में स्मॉल डी है। अब इसमें ये ऐसा टर्म है जो कॉमन है, तो कैपिटल डी लेमडा अपान स्मॉल डी, कैपिटल डी लेमडा अपान स्मॉल डी दोनों ही टर्म में लिखा है, जिसको हम कॉमन करते हैं। तो बचेगा कौन, m+1 और यहां से स्मॉल m बचेगा माइनस में, माइनस m कर लेते हैं और कैपिटल डी लेमडा अपान कितना जाएगा, स्मॉल डी, m से m कट जाएगा। और तब फ्रिंज चौड़ाई W इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, कैपिटल डी लेमडा अपान में स्मॉल डी। ये हमें फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला मिल जाता है। तो चाहे दीप्त फ्रिंज हो चाहे अदीप्त फ्रिंज हो, कोई भी फ्रिंज हो, और जब हम अदीप्त को मान के लगाएंगे तब भी हमें यही फार्मूला मिलेगा। इसलिए हम दोनों काम ना करके सिर्फ एक से निकाल करके दिखा देंगे कि फ्रिंज चौड़ाई का क्या सूत्र होता है, फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है। तो फ्रिंज चौड़ाई दीप्त से हमने निकाला W इक्वल टू कैपिटल डी लेमडा अपान में क्या आता है, स्मॉल डी आता है, जहां पे कैपिटल डी को क्या कहेंगे, रेखा छिद्रों से पर्दे की दूरी कैपिटल डी बोला जाएगा। लेमडा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, जो इसमें एक वर्णी प्रकाश डाला जाता है उसकी तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ है। और स्मॉल डी ये स्लिटों के बीच की दूरी है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, दोनों स्लिटों के बीच की दूरी है, और ये क्या है, विड्थ है। तो इस तरीके से हम यंग का जो द्विस्लिट प्रयोग है उसकी सहायता से फ्रिंजों की चौड़ाई को ज्ञात कर सकते हैं।